यहूदी जनरल का कबूलनामा। हमास अब भी है बेहद खतरनाक, गुरिल्ला युद्ध शैली में कर रही घातक हमले। इजराइल की तकनीक और रणनीति हो रही फेल। जानेंगे कैसे लड़ाकों ने बिछा दिया मौत का जाल। अगली खबर में आपको बताएंगे ब्रिटेन के 60 सांसदों की मांग, फिलिस्तीन को अब देश मानो, गाजा में जातीय सफाया रोको। और साथ में आपको बताएंगे यहूदी चरमपंथियों ने वेस्ट बैंक में अमेरिकी युवक की पीट कर कर दी हत्या। परिवार ने बताया पूरी घटना। और इसी के साथ ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन को भी नहीं बख्शा, लगाया 30% टैरिफ और साथ में दी धमकी। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इजराइल जिसे दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी, सुपर इंटेलिजेंस और अजेय सेना के लिए जाना जाता है, वो गाजा में हमास के आगे पस्त नजर आ रहा है। ज़मीनी हकीकत यह है कि तमाम ड्रोन, सैटेलाइट, 3D मैप और रोबोटिक सिस्टम भी इस छोटी सी पट्टी में छिपी गुरिल्ला ताकत के आगे फेल होते दिख रहे हैं। दोस्तों, इजरायली सेना के रिटायर्ड जनरल और ऑपरेशन डिवीज़न के पूर्व प्रमुख इजराइल जीव ने अमेरिकी चैनल CNN से बातचीत में कहा है कि हमास की सैन्य शाखा अल-क़स्साम ब्रिगेड अब भी हमले करने में पूरी तरह सक्षम है। वो गाजा की बची कुची सुरंगों का इस्तेमाल करके तेज़ और अचानक हमले करती है और दुबक जाती है। उन्होंने बताया कि हमास ने अपनी रणनीति बदल ली है। अब वो गुरिल्ला शैली में छोटे छोटे ग्रुप बनाकर लड़ रही है और उनके पास विस्फोटकों की भरमार है। जीव ने यह भी कहा कि हमास वही गोले इस्तेमाल कर रही है जो इजरायली सेना ने फेंके थे, लेकिन जो फटे नहीं थे। अल जज़ीरा के मुताबिक सुरक्षा मामलों के जानकार रामी अबू जुबैदा ने बताया कि इजरायल की भारी बमबारी से गाजा की ज़मीन का नक्शा ही बदल गया है, जिससे इजरायली सेना की तकनीकी और रोबोटिक व्यवस्थाएं लगभग फेल हो चुकी है। उन्होंने बताया कि इजरायल जिन सैटेलाइट इमेजेस और 3D नक्शों पर भरोसा करता था, वो अब कबार हो गए हैं, क्योंकि गाजा की ज़मीनी हकीकत पूरी तरह बदल चुकी है। जीव ने मौजूदा जंग को IED जंग यानी बमों की जंग बताया। उन्होंने कहा कि हमास अब प्लानिंग करके घात लगाकर हमला कर रही है और महत्वपूर्ण जगहों पर कंट्रोल कर रही है। उनके मुताबिक हमास ने इजरायली सेना की रणनीति को अच्छे से समझ लिया है और अब वही उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। अबू जुबैदा के मुताबिक गाजा में पड़े मलबे के नीचे ऐसे विस्फोटक बिछा दिए गए हैं जो किसी भी स्कैनर या कैमरे से पकड़ में नहीं आते। इतना ही नहीं, हमास इजरायली सेना को जानबूझकर ऐसी जगहों की तरफ ले जाती है जहां पहले से बम लगाकर रखा गया होता है और फिर वहां उन्हें या तो सीधे बम से उड़ाया जाता है या दूसरा घात लगाकर हमला किया जाता है। यानी दोस्तों, ये जंग अब सिर्फ हथियारों की नहीं, रणनीति और जमीन की समझ की भी हो गई है और इसमें हमास ने फिलहाल बढ़त ले रखी है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ब्रिटेन की लेबर पार्टी के लगभग 60 सांसदों ने ब्रिटिश सरकार से अपील की है कि वो फिलिस्तीन को एक आज़ाद देश के तौर पर तुरंत मान्यता दे और गाजा में हो रहे जातीय सफाया को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाए। द गार्जियन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ये चिट्ठी लेबर फ्रेंड्स ऑफ पैलेस्टीन एंड द मिडिल ईस्ट नाम की संस्था ने तैयार की और इसे ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी को भेजा गया। इसे लेबर पार्टी के दोनों गुटों, सेंटर और लेफ्ट के 59 सांसदों ने साइन किया है। सांसदों ने खास तौर पर इजरायली रक्षा मंत्री के उस ऐलान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने गाजा के दक्षिणी शहर राफा के खंडहरों में एक टेंट सिटी बसाने की बात कही थी। सांसदों का कहना है कि ये फिलिस्तीनी नागरिकों को जबरन एक जगह भेजने और वहां से उनकी पहचान मिटाने की साजिश है। उन्होंने इसे सीधा जातीय सफाया कहा। इस पत्र में लिखा गया, हमें बहुत चिंता के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि इजरायली रक्षा मंत्री ने सोमवार को जो योजना बताई है उसमें गाजा के सारे फिलिस्तीनी नागरिकों को जबरन राफा में एक कैंप में ले जाने की बात है और वहां से उन्हें बाहर निकालने की इजाज़त भी नहीं होगी। सांसदों ने ब्रिटिश सरकार से मांग की है कि वो सिर्फ UN की फिलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसी UNRWA की फंडिंग बहाली ही ना करे, बल्कि बंधकों की रिहाई का समर्थन करे और वेस्ट बैंक में बने इजरायली कब्जे वाले इलाकों से आने वाले प्रोडक्ट पर ट्रेड ब्लॉकेड भी लगाए। उनका कहना है कि अगर ब्रिटेन अब भी फिलिस्तीन को देश नहीं मानता है तो हम खुद अपनी 2 राष्ट्र नीति को कमज़ोर कर रहे हैं और इजरायल को यह संकेत दे रहे हैं कि फिलिस्तीनी ज़मीन पर कब्जा और तबाही ऐसे ही चलती रहेगी। दोस्तों, फिलहाल ब्रिटेन की नई लेबर सरकार ने
फिलिस्तीनी देश की मान्यता को लेकर कोई औपचारिक फैसला नहीं लिया है। वहीं गाजा में जंग अब 10वें महीने में पहुंच चुकी है और फिलिस्तीनी अधिकारी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसे बड़ी तबाही, लोगों का पलायन और युद्ध विराम की नाकामी के तौर पर देख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इजरायली सेटलर्स ने वेस्ट बैंक में एक अमेरिकी नागरिक की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी। ये युवक सैफ अल दिन मुसलत था, जिसकी उम्र करीब 20 साल थी और वह अमेरिका के फ्लोरिडा के टाम्पा शहर का रहने वाला था। यानी ये फिलिस्तीनी मूल के अमेरिकी नागरिक थे। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ये घटना रामल्ला के पास सिंजिल नाम के शहर में हुई। परिवार ने अमेरिकी मीडिया वाशिंगटन पोस्ट को बताया कि सैफ अपने रिश्तेदारों से मिलने फिलिस्तीन आया था और यहीं पर इजरायली सेटलर्स ने उसे मार डाला। उसकी कजिन फातिमा मोहम्मद ने सोशल मीडिया पर भी ये जानकारी दी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि उन्हें इस घटना की जानकारी है, लेकिन ज़्यादा कुछ कहने से मना कर दिया। यानी यहाँ पर भी अमेरिका इजरायली अपराध को छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा है। यही नहीं दोस्तों, इसी हमले में एक दूसरे फिलिस्तीनी युवक मोहम्मद शालवी को भी गोली मारी गई और उनकी भी मौत हो गई। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि इजरायली सेटलर्स अक्सर फिलिस्तीनी गांवों में हमला करते हैं और ये हमले इजरायली सेना की सुरक्षा में ही होते हैं। ये लोग घरों में आग लगाते हैं, लोगों को पीटते हैं और उनकी संपत्ति बर्बाद करते हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट ने इन हमलों को प्रोग्राम यानी सुनियोजित हिंसा बताया है। संयुक्त राष्ट्र और दूसरे संगठनों का कहना है कि वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियां बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है और ये फिलिस्तीनियों को जबरन हटाने की कोशिश का हिस्सा है। गाजा में अक्टूबर 2023 से शुरू हुए युद्ध के बाद से ऐसे हमलों में तेजी आई है। कुछ देशों ने इजरायली सेटलर्स पर प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन हमले अब भी जारी है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको और यूरोपीय यूनियन पर 30% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 1 अगस्त से इन दोनों जगहों से अमेरिका में आने वाले सामान पर टैरिफ लागू होगा। इस कदम की जानकारी उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर दी। ट्रंप ने दोनों को ये भी धमकी दी कि अगर वे जवाबी कार्रवाई करते हैं तो टैरिफ रेट और बढ़ा दी जाएगी। ट्रंप ने चिट्ठी में साफ लिखा, अगर आप जवाबी कार्रवाई करते हैं और टैरिफ बढ़ाते हैं तो वो जितने भी प्रतिशत हो, मैं उन्हें हमारे 30% में जोड़ दूंगा। ये उसी तरह की चिट्ठी है जो ट्रंप ने दुनिया के कई बिजनेस पार्टनर्स को भेजी है, जिसमें अमेरिका में आने वाले विदेशी सामानों पर भारी टैरिफ लगाने की बात की गई है। दरअसल टैरिफ को लेकर यूरोपीय यूनियन और मैक्सिको अमेरिका के साथ बीते 6 महीने से बातचीत कर रहे थे, लेकिन ट्रंप के फैसले से यह साफ हो गया है कि उनके बीच डील नहीं हो पाई। बता दें कि यूरोपीय यूनियन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इसमें यूरोप के 27 देश शामिल हैं। अमेरिका यूरोपीय यूनियन के बीच हर दिन लगभग 3.5 अरब डॉलर का व्यापार होता है। वहीं मैक्सिको अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसे ही मध्य पूर्व और दुनिया भर की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये हमारा नया चैनल है और आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।